बैठा हुआ था, स्प्लेंडर बम फटा, एक टुकड़ा आकर के यहाँ लगा। उस 71 की लड़ाई के अंदर हम सामने पाकिस्तान में अंदर घुस गए, तो उसमें मैनफील्ड आ गया आगे उनका बारूदी, हाँ सुरेंगे। तो एक फिटे वो दूसरा लेटर नहीं आता ने, जब तक ने उसको सिराने दिए ने पढ़ते रहते थे। ये कंडीशन थी भाई पहले। तो मैं तो आता ही शुरू से ड्रेस में ही आता था। अच्छा, हाँ, क्यों हमें इतना कोड था कि भाई ड्रेस पहन के गांव में जाए तो सब इज्जत भी करते थे और हमें भी हमें प्राउड होता था। गांव ने न जाने कितने वीर सपूत देश को दिए हैं। उन्हीं में से एक शाइनिंग स्टार है सूबेदार मेजर दलीप सिंह जी। देशभक्ति, अनुशासन और सेवा भावना की मिसाल दलीप सिंह जी ने भारतीय सेना में 3 दशक से ज्यादा समय तक सेवा देकर देश का मान बढ़ाया। कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर बॉर्डर की हर चौकी तक उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उस शख्सियत से जिनके अनुभव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। चलिए सुनते हैं उनके संघर्ष, सेवा और समर्पण की कहानी सिर्फ हमारे साथ। तो दिलीप सिंह जी, बाबा साहब आप बताएं कि आपका बचपन और सेना में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कैसे आपका बचपन बीता? देखो, शुरू से ही हमारे परिवार के अंदर आर्मी में रहे हुए हैं। मेरे फादर सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई में गए हुए हैं, स्वाईमान घाट में थे जी। तो उनकी प्रेरणा से मुझे शुरू से ही ये इच्छा थी कि मैं भी आर्मी में जाऊँ जी। तो पहले मैं 16 साल की उम्र के अंदर मैं नेवी में भर्ती के लिए झुंझुनू गया था जी। उसमें हमारे मूल जी के भाई मोहन जी और मैं, उस समय मैं 8वीं पास की थी, वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया था। तो हम यहाँ से नौलगढ़ तो पैदल गए जी। और फिर वहाँ से ट्रेन में बैठ के झुंझुनू गए जी। फिर रात भर हम स्टेशन पर रुके और सुबह हम भर्ती ऑफिस में गए। तो वहाँ भर्ती के लिए हमारा नेवी बॉयज़ में सिलेक्शन हो गया था मेरा, और मोहन सिंह का हो गया था एयरफोर्स में जी। फिर घर आने के बाद में घर वालों ने मेरे को नहीं भेजा, बोले अभी तो छोटी उम्र है। तो मैं तो गया नहीं, वो फिर एयरफोर्स में चले गए जी। फिर इच्छा थी कि भाई मैं आर्मी में ही जाऊँ। तो मेरे फादर कह रहे, वो बिरला के सर्विस करते थे आर्मी से रिटायर होने के बाद में जी। तो वो बोला कि तुम मेरे पास में कलकत्ते आ जाओ। तो मेरे वो साथ में ले गए वो। फिर वहाँ बिरला के मेरे को सर्विस लगाया हिंद मोटर में। मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं उनको कहता रहा कि मैं आर्मी में जाऊँगा। फिर मैं वहाँ से गांव आ गया और फिर दिल्ली गया मैं जी। तो लाल किले भर्ती हो रही थी। हमारी मामू सा रहते थे दिल्ली में जी। रेलवे के अंदर रहते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को रेलवे में लगवा देना। मैं को नहीं, मैं आर्मी में जाऊँगा। फिर मैं आर्मी के अंदर लाल किला भर्ती होने गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरे से सर्टिफिकेट मांगा तो मैं उसमें लेके नहीं गया था जी। फिर मैं सोचा कि भाई सेंटर में हमारे कोई रिलेटिव भर्ती होकर आए थे, मैं उनसे मिलने दिल्ली राजदेव सेंटर गया। वहाँ मेजर बुद्ध सिंह साहब थे टर्निंग मेजर, और सूबेदार मेजर टर्निंग मेजर सूबेदार मेजर थे शैतान सिंह साहब। उन्होंने मेरे को वहाँ फुटबॉल हुआ करता था, वो रिक्रूट खेलते तो उनके साथ में मैं भी पास में खड़ा हुआ था। ना उन्होंने देख लिया, मैं 1-2 बार बॉल आई ना, मैं 2-4 किक मारे ना, बोला ये लड़का
भर्ती होना चाहता है क्या? वो बोले साहब होना चाहता है। फिर उन्होंने मेरे को वहीं हाथ के हाथ ही MI रूम में डॉक्टर साहब से मेडिकल करवा दिया और वहीं से मेरे को किट वगैरह मिल गया। मैं रिक्रूट भर्ती हो गया राजदीप सेंटर। आज का जो समय है, एक तो सेना में भर्ती होने का और एक आपके टाइम का समय था, तो उसमें कितना बहुत फर्क है। मैं तो इतने कोई डॉक्यूमेंट थे न कोई बात। मैं लाल किले गया था ना, तब मैंने बोल दिया गलती से मैं 8वीं पास मेरा, वो बोले लाओ सर्टिफिकेट लाओ। और मेरे पीछे वाले ने पूछा तुम कितना पढ़ा हुआ है? बोला अनपढ़। बोला अंगूठा टेकता है या साइन करता है? वो भर्ती हो रहे थे, मैं 8वीं का बताने से वो बोला कि डेट ऑफ बर्थ तो उसमें होगी, वो अपनी मर्जी से लिखा रहे थे, कोई 25 का है या 20 का है, आपकी उम्र लिखा रहे थे। तब मैंने सोचा कि यार भर्ती होना तो पहले आसान था, आजकल तो कितने डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अब मेरा बच्चा भी है ना वीरेंद्र सिंह, जो कि RT में भर्ती हुआ, फिर मेरा पोता हो गया, मैं हो गया, हमारे फादर हो गए, तो 4 पीढ़ी तो हम आर्मी के अंदर ही है लगातार जी। तो फौज की नौकरी बहुत ही अच्छी है, मैं तो समझता हूँ इज्जत भी है और देश की सेवा करने का मौका भी मिलता। तो आपने कोई बचपन से या कोई आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको प्रेरणा तो हमारे शुरू से ही, हमारे बाबू साहब के लड़के थे आर्मी में ही, तो वो छुट्टी आते थे, उनकी ड्रेस वगैरह देख करके मेरे शुरू से ये चेष्टा थी कि और सर्विस से बनिस्पत उसमें 8वीं पास तो वैक्सीनेटर में पटवारी में लगा लिया करते थे। सन 63-64 की बता रहा हूँ मैं जी। तो मैं उनको लाइक ही नहीं किया, मगर जाऊँगा तो मैं आर्मी में जाऊँगा। इसलिए मैं आर्मी ने ज्वाइन कर ली, शुरू से इच्छा थी। और आज है ना हमारी 4थी पीढ़ी है ना आर्मी के अंदर सर्विस दे रही है। 3 तो फादर तो ख़त्म हो गए, मैं रिटायरमेंट हो गया, मेरा बच्चा भी ओनली सुबेदार मेजर से आया है, मैं भी उसी रैंक से आया हूँ, पोता भी सर्विस कर रहा है, RT में ही है। पोस्ट होती है शुरू से, एक बार थोड़ा सा बताएंगे। देखो इसमें 2 सीढ़ी चलती है जी। एक रैंक होती है लेसनाइक, नाइक, फिर ओलदार, एक बीच में ओलदार मेजर या क्वार्टर मास्टर की भी होती है, फिर नाइब सुबेदार, फिर सुबेदार, सुबेदार मेजर जी। एक पीढ़ी सिपाही से चलती है। और एक ऑफिसर जो पढ़े लिखे होते हैं, कमीशन लेकर के आते हैं, IAS वगैरह कमीशन लेके आते हैं, वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, फुल लेफ्टिनेंट बनते हैं। आजकल तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट आने लग गए, फिर कैप्टन, मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। ये 2 पीढ़ियाँ चलती। तो आपने जब पहली बार वर्दी पहनी तो आपको कैसा? बड़ा गम था। मैं तो आता ही शुरू से ड्रेस में ही आता था। अच्छा। हाँ, क्यों हमें इतना कोड था कि भाई ड्रेस पहन के गांव में जाए तो सब इज्जत भी करते थे और हमें भी हमें प्राउड होता था। आजकल के बच्चे तो उन्हें भी ड्रेस ने स्टेशन पर ही है अपना खोल करके प्राइवेट ड्रेस के अंदर आते हैं। मैं शुरू से ही ड्रेस नहीं आता था, मुझे ड्रेस का अभी भी शौक है। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मेरी पोस्टिंग में रघुड़ से पहली पोस्टिंग मेरी थी सोलन, हिमाचल के अंदर, शिमला के नीचे है वहाँ पोस्ट। उस समय हमारे टाइम में 65 की लड़ाई चालू हो गई थी, उस समय हम सेंटर में थे। फिर कसम परेड होकर के हम डिफेंस में चले गए जी। फिर वहाँ से हमारी यूनिट उसमें सोलन थी, सोलन के बाद में J&K में चली गई और J&K के बाद में आई तो या अमृतसर, अटारी बागा बॉर्डर के पास में एक खासा जगह है, वहाँ आ गई। वहाँ से फिर 71 की लड़ाई में हम अम्बाला आकर के, और फिर 71 की लड़ाई में हम सामा सेक्टर से घुसे थे हमारी यूनिट। उस समय 18 राजरेब थी। फिर हम लड़ाई मैकेनाइज रोल में की थी। फिर मैकेनाइज ग्रुप के अंदर वो 79 के अंदर है ना मैकेनाइज ग्रुप में अलग ग्रुप बना था। इंडियन आर्मी के बाद में पहला एक मैकेनाइज ग्रुप इंडियन आर्मी ने खड़ा किया है, और जितने भी ग्रुप है ये अंग्रेजों के टाइम के खड़े। जो ये रेजिमेंट्स बनी थी, हाँ रेजिमेंट है ना, ये सब अंग्रेजों के टाइम की है ये। अच्छा। और हिंदुस्तान के माने ये मैकेनाइज
बनाया सेंटर, ग्रुप बी है इंडियन आर्मी, देश आज़ाद होने बाद में ये पहला सेंटर बना। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? ट्रेनिंग का देखो, रगड़ाई तो खूब होती है और जितनी, हमारे एक उस्ताद बोलता था कि बूट और रगड़ूट को जितना रगड़ोगे ना उतना ही चमक देगा वो। तो हमारे उस्ताद थे ने, वो बहुत ही ज़्यादा है ने, देखो प्रेम भी रखते थे लेकिन रगड़ा पट्टी भी खूब, भाईबंदी नहीं होती। अब बात है, इसलिए क्या है कि हम, उन्होंने बोला कि ऊपर तुमको ऊपर से गिरेंगे लेकिन आप सीधे जाके मिलोगे नीचे, इसलिए हमको इतनी रगड़ाई होती थी, तकलीफ तो होती थी। घर से गए हुए थे, हर चीज़ में आराम था, लेकिन वहाँ सुबह 4 बजे ही उठ जाना और फिर वही रोटेशन, फिर रात भर, तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जितनी तकलीफ होती है ना उतना हार्ड आदमी। कोई ऐसा किस्सा याद है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? तो देखो यही है, टर्निंग करने के बाद में एक उस्ताद होते थे, वो थोड़ा सा डिफाल्टर होता ने, उसको अलग ही नज़र में रखते थे। वो आते ही कहते हैं कि भाई ठीक है, खाने की लंगर में लाइन लग रही है, लेकिन उनको छांट करके और वो अलग कहते हैं, पहले तो रखो बक्सा सिर पर, फिर पूरी बारी के चक्कर काट करके और फिर लाइन में लगो जी। तो उन्हीं टोली में हमको छांट लिया उन्होंने, क्यों गांव से गए हुए थे, तो थोड़ा बहुत है ना, उन्होंने सोचा, और वो थे करते थे अच्छा, और वो कहते भी गए कि जो मेरे नीचे से रगड़ूट निकल गया ना, वो हमें कभी ठिकाएगा नहीं। तो आज उनकी मेहरबानी से हम फौज के अंदर नौकरी करके आए हैं, और हर चीज़ में फिजिकल लड़ाई में तो हम रगड़ूट थे सेंटर में, फिर डिफेंस में गए थे। लेकिन जब वहाँ गए, जब उनकी बात सुनते हैं, जब कहते हैं ना कि लड़ाई हल्ले की और दाल थल्ले दी, तो हमारे मुल्तान सिंह साहब हुआ करते थे एक, तो 65 के अंदर फौज डिफेंस में असल उत्तर और उस साइड में लगी हुई थी, तो दुश्मन के अचानक एक टैंक ट्रूप आ गया, मोर्चों में थे। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि मोर्चे इतने मजबूत थे कि टैंक और कर गए, लेकिन अब एक ही प्लाटून की नफरी थी, टैंक दुश्मन का आ रहे हैं, तो एक ट्रूप में 3 टैंक होते हैं। तो उन्होंने आवाज़ बहुत उनकी साउंड थी, उन्होंने कह दिया, एक कंपनी का फायर ऑर्डर दे दिया, अल्फा कंपनी इधर से फायर करेगी, ब्रेवो उधर से करेगी, वो करेगी। तो पाकिस्तान सोचा जी कि ये तो पूरी पलटन का अटैक आ था, इसलिए वो टैंक छोड़ के और बगैर उन टैंकों के ऊपर यूनिट में कब्जा कर लिया, ये कि प्लाटून की नफरी होते हुए। ड्यूटी के बाद में सगाई हो गई थी और मैं कसम प्लेट खाई जब है ने, मेरे वो भाई साहब आए दिल्ली में, मैं मना कर दिया था, मैं वो लेटर ही नहीं दिखाया कि मेरी शादी है, क्योंकि कसम प्लेट खाने के बाद मैं थोड़ा दिन रगड़ूट को वहाँ सेंटर में रख लिया था मेरे को। फिर है ना वो आए छुट्टी दिलवा करके 5 दिन के अंदर ये शादी हो गई, मैं पलटन में चला गया। तो ऐसा कोई साथी रहा आपका जिसकी बहादुरी की प्रेरणा आपको मिलती हो, या कोई ऐसा जो आज भी याद? देखो हमारे जो कमांडर थे ना, वास्तव में देखो कमांडर के ऊपर ही लड़ाई होती है, और हमारे जितने 65 में गया यूनिट के अंदर, तो हमारे कमांडेंट थे श्री रूपवीर सिंह साहब, महावीर चक्र है उनको, वो हमारे पलटन के सीओ थे। फिर वो ब्रिगेडियर हो गए, तो ब्रिगेडियर रूपवीर सिंह साहब पहले कर्नल थे मेरे, और 71 की लड़ाई में जनरल साहब थे टीपी सिंह साहब, वो उस समय हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, शाही ऑफिसर थे। उनके साथ में हमने लड़ाई लड़ी। उसमें हमको नए नए इक्विपमेंट मिले थे, टोपाज। हाँ, एक घटना मैं आपको बताता हूँ 71 की लड़ाई की जी, कि सीज फायर से पहले गाजीपुर फॉरेस्ट के अंदर 3rd ग्रेनेडियर जो ब्रिगेडियर होशियार सिंह सुना होगा, परमवीर चक्र है, जी। उनकी पलटन
की हेल्प के लिए हमारी यूनिट गई कंपनी, तो उनकी एक गाजीपुर फॉरेस्ट में उनकी कैजुअलिटी पड़ी हुई थी। तो हमारी कंपनी को टास्क मिला कि भाई 13 ग्रेनेडियर की कुछ लाशें गाजीपुर फॉरेस्ट में एक लाशें हैं, तो आप लेके आओ। तो हम टोपाज लेकर के गए, उनको लाशों को डालने लगे ने, तो वहाँ एक बम फटा। तो ड्राइवर कपालो खुला था और मैं वो लाशों को अंदर डाल रहे थे। एक उदयभान सिंह हमारे साथ का एक जवान था, वो एपीसी में बैठा हुआ था। स्प्लेंडर बम फटा, एक टुकड़ा आकर के यहाँ लगा और एक जेठमल था, वो गेट के पास में खड़ा, उसके यहाँ लगा। इतने में भगदड़ मची, हम डेड बॉडी लेके अंदर बढ़े तो वो उदयभान ये नाड़ घेर रखी और खून को तरतर पड़ रहा था। मैं बोला रे उदयभान क्या हो रहा है? देखा तो उसके क्यों ये नली है ना, यहाँ टुकड़ा लग गया, हमको पता ही नहीं। ठीक, हम तो बाहर थे, डेड बॉडी के अंदर डाल रहे थे, वो ला रहे थे, वो अरे वहाँ खत्म हो गया। उसका बड़ा भाई था, वो हमारा प्लाटून होल्डर मदन सिंह, तो उनको हम बताया नहीं, क्यों डेड बॉडी है भी एपीसी में डाल रखी थी। वो हमको शाम को बोलता रहा खाना खाओ आप जल्दी, सीज फायर होने वाला है। क्यों 15 तारीख की बात है, 16 सीज फायर हो गया। ठीक, हम चुपचाप बैठे हुए थे, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर उसको पता चला कि भाई वो 3 भाई थे, एक था बांग्लादेश के अंदर, 2 हमारी यूनिट में थे। तो वो थोड़ी बहुत कैजुअल हमारे सामने गोदी के अंदर ही है ना, उससे वो खत्म हो गया था। 71 की लड़ाई के अंदर हमारे जनरल साहब थे ना, जो बाद में वैद्य, जनरल वैद्य साहब, अच्छा, वो ब्रिगेड कमांडर थे उस समय। ठीक, हमारी यूनिट के जब लड़ाई थी ना, तो ब्रिगेड कमांडर, उस ब्रिगेड के जनरल वैद्य साहब उस समय ब्रिगेडियर थे, वो ब्रिगेड कमांडर थे। उनसे मुलाकात लड़ाई के बाद में ज़रूर हुई थी। वो दरबार लिया था उनमें, या तो दरबार लिया था 71 की लड़ाई में। आपने जगजीवन साहब थे डिफेंस मिनिस्टर। दरबार क्या होता है? दरबार है सैनिकों का सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। अच्छा, सम्मेलन तो पुराना वो दरबार ही बोलते हैं कि दरबार इकट्ठे होकर के उनसे बातचीत करना। तो आजकल सैनिक सम्मेलन बोल देते हैं, पहले दरबार लगता था। तो उस समय है जगजीवन साहब आए थे, शाबाशी दी थी, क्योंकि हमारी यूनिट कम से कम 30-40 किलोमीटर अंदर ठेठ सक्करगढ़ तक पहुंच गई थी। गाजीपुर को तो आज भी एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। हाँ, गाजीपुर है। सक्करगढ़ की लड़ाई जो बसंत रिवर का हम डे मनाते हैं, अच्छा, 71 की लड़ाई का ही मनाते हैं, और असल उत्तर 65 की लड़ाई का भी मनाते हैं जी, कि जो 2 हमारे को बैटल ऑनर मिले हुए हैं लड़ाई में। जी। तो आपका सूबेदार में फौज में भर्ती होने से लेकर के और सूबेदार मेजर बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं तो ज़्यादा, हमारी जैसे यूनिट है ना, वैसे यूनिट मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान सबको दे। हमारे ऑफिसर इतने काबिल थे, मेल मिलाप अच्छा था, और हमारी हेल्प बहुत किया करते थे। पहले ऑफिसर हम सूबेदार बने, सीनियर कंपनी के सीनियर सूबेदार बने, तो यही कहते थे साहब कंपनी संभाल लेना, आप जानो ठीक है। बहुत अच्छे ऑफिसर थे, लाइजन बहुत अच्छा था जवानों का भी। देखो लड़ाई हमेशा लाइजन से और मेल मिलाप से लड़ी जाती है, और कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? आप जब एक लीडर होते हैं, आप आगे होते देखो लीडर क्या होता है कि जैसे प्लाटून कमांडर होता है, तो हमारे टाइम में प्लाटून कमांडर जैसे मान लो एक सूबेदार ही होता था जी, और टवाइसी भी हमारे टाइम में एक सूबेदार ही होता था, कंपनी टवाइसी उस समय। फिर ऑफिसरों की स्ट्रेंथ हो गई तो कंपनी टवाइसी आजकल कैप्टन बगाड़ हो जाए। जवाबदारी लड़ाई के अंदर है, प्लाटून कमांडर के अंडर 3 सेक्शन आती है जी, तो उनकी जवाबदारी होती है, साथ में रहना पड़ता है, कि ऑर्डर वो ही देते हैं सेक्शन कमांडरों को, और वो भी साथ होते हैं। ये कोई कहता है ना कि ऑफिसर पीछे रहते हैं,
पीछे कोई नहीं रहता, सब बराबर में रहते हैं। जी क्योंकि जब वो साथ ही रहेंगे वही तो है ना, आगे की सिचुएशन बताएंगे। अरे हम उनको बताएं दुश्मन आ रहा है, वही कहेंगे कि आगे फायर करना है या कैसे अटैक करना है, तो उस कमांडर साथ में रहते हैं। तो इस दौरान कोई ऐसा कोई कठिन निर्णय हुआ कोई जिसका कोई सामना करना पड़ा हो, कोई ऐसा? कठिन निर्णय तो देखो 71 की लड़ाई के अंदर हम सामने पाकिस्तान में अंदर घुस गए, तो उसमें मैनफील्ड आ गया आगे उनका बारूदी, हाँ सुरंगे, तो एक फित्ता लगा रहता है मार्किंग के लिए। जी। क्यों कल ने लड़ाई खत्म होने बाद में जो मैनफील्ड लगाता है ना, उसी को उठाना पड़ता है। जी तो पाकिस्तान के अंदर हम अंदर थे। जी। अब मैं स्नाइपर था उस समय पलटन में। स्नाइपर वो जो स्नाइपर होता है, उसको अंदर टेलीस्कोप पर एक हाँ वो होती है एकदम ना, सटीक निशाना हाँ, लगाता तब उसके अंदर सबसे पहले मैनफील्ड के अंदर, अब आप जानते हो मैनफील्ड में बारूदी सुरंगें जमीन पे लगी हुई रहती है। है। जी हमारी कंपनी को टास्क मिला कि ब्रिगेड आ रहा है, पीछे से वो शेप लाइन बनानी है, इन्फेंट्री शेप लाइन। जी। अब सेक्शन कमांडर मैंने बोला कि दिलीप आगे लीड करो। अब कलेजा तो ये सोचा साला पैर रखते हैं मैनफील्ड ना आ जाए, जी। लेकिन ले जगदम्बा का नाम हमारे भवानी माता जगदम्बा को मानते हैं। हाँ हाँ हम मैंने आस्ते आस्ते, पर मैं ये जानता हूँ कि वो मैनफील्ड डेमी मैनफील्ड होगा या तो, क्योंकि एक मैन ही नहीं फटी थी, जी। और हो सकता है मैनफील्ड भी हो। तो मैंने उसको पार कर गया, तो मेरे पीछे पीछे पूरी पलटन, फिर बटालियन, और फिर है ब्रिगेड है इन्फेंट्री शेप लाइन बनते हैं। आजकल तो टैंकों के आगे वो हैमर वगैरह और वो बहुत लग गए। डमी लाइन भी लगा देते हैं क्या? हाँ लगा देते हैं, दुश्मन को धोखा देने के लिए। धोखा देने के लिए। हाँ, कि भाई इसके आगे मैनफील्ड लगा है, तो अपन एडवांस करें तो एकदम से रुकना पड़ेगा कि यार मैनफील्ड है, आप इसको कैसे क्रॉस करें। तो कमांडर को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि टच मैनफील्ड के हम टच हो गए, क्या करें। तो कमांडर कहता है कि ठीक है आप इसको क्रॉस करो। तो एक आदमी निकल जाता है तो उसके पीछे पीछे है ना पूरी फौज निकलती है। जड़े बाएं पैर रख दिया, जड़े बाएं रख दिया तो कैजुअलिटी हो जाती है। तो वो थोड़ा लास्ट डिसीजन है ना, वो लेना पड़ता है, लेकिन ऊपर वाला है। अब आपकी ये बात हो गई, लेकिन अगर अपन बात करें एक परिवार की, आपका खुद का जीवन, सामान्य जीवन की बात करें, तो लंबे समय तक एक परिवार से इतना दूर रहना वो कितना कठिन होता है? मतलब कठिन तो होता है, कोई टाइम तो ऐसे होता है कि हम पोस्टों पर रहते थे, तो यहाँ से एक कोई बीमार भी हो जाए, लेटर भी जाए, तो वो कम से कम 15-20 दिन से पोस्ट पर हाँ, पहुंचता। आज का तो समय है, बस अभी मैसेज डाला, आज का तो मोबाइल से बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाता है, सब हो जाता है आज के टाइम। वो उस समय क्या हुआ है कि वो बीमार हो गया, लेटर आया। जी। एपीओ होते हैं 2, 56 एपीओ, 99 एपीओ, अच्छा, 2 एरिया बंटा हुआ है। जी। तो 56 एपीओ तो यहाँ जेएंड के साइड का, 90 एपीओ बड़ी ने आसाम साइड वगैरह और वो होता है। जी। भी में एपीओ मतलब आर्मी पोस्ट ऑफिस होता है। वो लेटर डाक दिल्ली जाती है, दिल्ली से छटती है, फिर वहाँ ब्रिगेड में, ड्यू में, ब्रिगेड में बाई एयर जाती है, फिर है ना यूनिटों से डाकिया होता है मोटरसाइकिल से या कुछ भी लाके, फिर वो बटालियन में देता है टेक हेडक्वार्टर पर, फिर वहाँ से वो पोस्टों पर डाक जाती है। तो हम पोस्टों से आधा किलोमीटर सामने भी डाकिया के बहाकर जाते थे, किसी का लेटर आया है कि नहीं। तो एक एरिया का एक भी लेटर आ जाता है तो सबको वो समाचार मिल जाते। अरे यार बारिश हुई को नहीं, खेती कैसी है, वो पढ़ लेते थे। वो दूसरा लेटर नहीं आता है जब तक है उसको सिराने दिए है पढ़ते रहते थे। ये कंडीशन थी भाई पहले तो। मतलब तो ये टाइम एकदम इमोशंस का होता था कि अगर किसी के घर से भी, जैसे आपकी पूरी बटालियन में 25 लोग हैं, उनमें से किसी का भी एक का भी अगर कोई खत जाता था या लेटर जाता था तो सारे लोगों को ऐसा लगता था कि किसका आया है। हाँ ये होता है। मगो एक एरिया का भी है झुंझुनू जिला में, क्योंकि हमारे तो इंडियन आर्मी में ऑल इंडिया के आदमी होते हैं, इतना कोऑपरेशन होता है कि वही माँ बाप है, वही भाई है, कोई बीमार शिमार हो गया तो एक दूसरे की वही हेल्प करते हैं। तो एक जगह का लेटर आ जाता तो सब खुश हो जाते, सब कुछ हो जाता। ये है।
आजकल तो ये मोबाइल चल गया और कोई डेली बात करते हैं, लेकिन हमारे टाइम तो वो एक लेटर ही बड़ी चीज़ होती थी देव में, क्योंकि 65 में आज कम से कम 60 साल हो गए होंगे, तो 60 साल में कितना परिवर्तन हो गया। तो इस दौरान कभी आपके परिवार ने ऐसा कुछ हुआ कि कोई हटने की सलाह थोड़ी दी कि अब बहुत हो गई नौकरी, अब तो घर आ जाओ? नहीं नहीं, वो कहते तो थे माँ बाप। यहाँ कोई मान लो ज्योतिषी आवे ना, अपने डाकोत बोलते हैं, तो वो एली में आते मांगे मदर वगैरह और पूछती जी मांगे दिलीप, मैं दोनों भाई फौज में थे, दौलत सिंह भी छोटा, अच्छा वो आर्मड में था, वो मेरे साल में 67 में भर्ती हो गया। अब लड़ाई तो वो है ही है, इतना पुछ है कि जी मांगे तो मैं बोले बाबू जी आप बड़ो ही है, साल बड़ो ही है, दोबारा शनिवार ना आता जितना वो कागज आ जाए तो नहीं 15 दिन में आ जाए तो यहाँ पर पूछता रहता। तो देखो घरों वालों का तो कागजा तो रहता ही है, बिल्कुल, इसके अंदर क्या है। और बाकी हमने तो देखो फौज के माने सबसे अच्छी बहुत शान से नौकरी करी और इज्जत से नौकरी करी और बहुत अच्छा, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को प्रेरणा दी। वीरेंद्र को है भर्ती में को बेटा और नौलगढ़ पढ़ता वो जोधपुर जाकर के भर्ती हो गया। ऐसे ही वो पोता था बिग में बोले भर्ती होना है, वो भी भाग दौड़ करके भर्ती हो गया। अब 4था नंबर पोता है वो एयरफोर्स के अंदर है, जितेंद्र का लड़का है वो रिटर्न में तो पास हो गया। वो ट्राई कर रहा है कि दादा जाना तो मुझे फौज में ही जाना है, एयरफोर्स में। अभी बाबू आंगा और इंटरव्यू दे रहा है अरबी में, रिटर्न में तो सिलेक्शन हो गया ही को एयरफोर्स को। देखो फौज की बहुत अच्छी नौकरी यार, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है अपने आप को? भाई देखो भागदौड़ है ना फिजिकल के लिए करती जी, टर्निंग है आगे के लिए है ना, लड़ाई वगैरह या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए फायदा ही है जी। तकलीफ क्या है? सुबह है ना नाश्ता मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, शाम को मिलता है। सही है। स्पोर्ट्समैन है उसको, स्पोर्ट्समैन है उसकी और भी वैल्यू है। स्पोर्ट्स गेम करो बहुत मदद मिलती है, गेम वगैरह करके भी आप आगे पहुंच सकते हैं। हाँ तो गेम है ना, मैं तो है ना फुटबॉल वगैरह ये गेम कर लिया करते थे वहाँ, तो इसलिए है ना स्पोर्ट्स के लिए अलग टीमों का अलग अलग बारीकियाँ होती थी, उसमें है ना सब है ना फ्री मिलते थे, खाना पीना दूध अंडे सब गेम वालों को देते थे, तो ठीक है वो बहुत तो अच्छा। आज के टाइम में अगर आप माने तो आपके अनुसार सच्ची देशभक्ति क्या है? देशभक्ति सबसे आजकल तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, फेसबुक पे डाल दो, इतनी देखने को मिलती है आम लोगों में। नहीं मिलती है, लेकिन जो जाग करके वहाँ जो करता है ना, जब उसी को मालूम पड़ता है कि बहुत यार। अब मैंने कई बार बोले यार साहब बैठे बैठे पैसे ले रहे हो, मगर यार तू कौन ले रहे हो पैसा, बैठा बैठा तू दे रहा है। सही है, ये घुटने रगड़ाए हैं, फौज में रहे हैं जब भी तो दे रहा है। सही बात है। एक बेवकूफ बात करता है साहब थे लड़ाई लड़ी है, मगर यार लड़ाई तो लड़ी ही है। मगर देखो आजकल तो लड़ाई 24 घंटा ही रहती है, यहाँ रहती है। वो तो दो देशों की लड़ाई है, आजकल हर जगह उग्रवाद है, बिल्कुल। तो चारों तरफ से जो पलटने हैं उनकी 24 घंटा यानी उनका चक्कर ही बंधा रहता है। लड़ाई समझो वो एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव। अब जैसे JNK में है, फौज लगी हुई है, एक स्नाइपर आया है यहाँ फायर कर दिया, वही स्नाइपर पक्के उस पर कर दिया, वो अकेला आदमी 3 जगह फायर कर दिया ना, सूचे ने या 4 जगह से फायर आया है। तो फौज ने तो वो उनको पकड़ना है या जाना है तो पूरी रात उनका चक्कर, तो वो लड़ाई से बेसी है। वो हमारे टाइम में तो पोस्टों पर रहते थे, आमने सामने दुश्मन रहता था। पहले देखो 90 से पहले इतना गदर नहीं था जी। एक दूसरे की यूनिटें का पता रहता था, पोस्टों पर कौन सी यूनिटें क्या है उनको भी रहता था, हमको भी रहता था। उनके मवेशी इधर आ गए हम भगा देते थे, उनके आ जाते। नो मैन लैंड्स बोलते हैं ना, तो बीच में तो इतनी है ना आपस में बात भी कर लेते थे, इतनी वो नहीं थी। आजकल तो
दुश्मनी इतनी हो गई कि बस पूछो मत। और पाकिस्तान की तो हमेशा ध्येय ये रहा है कि हम ओपन लड़ाई जीत नहीं सकते इंडिया से। कुछ ना कुछ उनको ये उग्रवाद ज़्यादा हैरासिंग करना और देश को कमज़ोर करना, जिसे अंदर आना, फायरिंग करना, वो करना, तो इसमें थोड़ी। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, अभी काफ़ी लोग अपने मारे गए थे, उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो उस घटना को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि अगर आप उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती तो किस तरीके से हैंडल करते? देखो, उस समय ऐसा पाकिस्तान के साथ में इतना बिगड़ा हुआ काम नहीं था जी। क्यों ऐसे अंदर आकर के कोई पहले ऐसी कोई 90 से पहले इतनी नहीं थी, वो तो बाद में फैला है। और अब एक बात है, आप घूमने जा रहे हो और अपनी ड्रेस पहन करके, आर्मी पहन करके, अच्छा J&K इतना लंबा चौड़ा है एरिया, तो आप जगह जगह तो संतरी रख नहीं सकते। बिल्कुल। गैप है, जंगल है, उन्हीं का एरिया है, उनकी ज़्यादातर उनके रिलेटिव रहते हैं, वो आ जाते हैं, किसी को धमका करके शरण ले लेते हैं जी। और फिर है ना आकर के जो निहत्थों पर फायर करते हैं, उनको मारते हैं, जाति या धर्म पूछ करके मारते हैं, वो तो बहुत ही गलत है। बहुत ही गलत है। और फिर वो यूनिफॉर्म में थे, तो जो सिविल जनता जाने की अपनी ही फौज होगी, आई तो है ना। बिल्कुल। अब पर हर जगह एक एक चप्पे चप्पे पे तो फौज रह नहीं सकती। हाँ, रास्ता है, या कहीं जैसे मान लो ये ऊपर तक लेह लद्दाख तक जाते हैं, या अभी यात्रा चल रही है, तो ऊपर पोस्टों पर तो फौज लगा रखी है जगह जगह सेफ्टी के लिए। लेकिन ऐसे खुले कोई गार्डन में घूम रहे हो या कोई जगह घूम रहे हो और उसके अंदर आकर के वो कर दे, तो वहाँ हर जगह आर्मी को क्या पता अचानक ये कर देंगे, तो वो तो बहुत ही गलत काम हुआ है। तो आपने कितने साल लगभग पूरी सेवा दी? मैं 28 साल नौकरी करी। वो हमारे बाद में 95 में ये ऑर्डर आया था कि एक सूबेदार 2 साल और बढ़ गई थी, 30 साल, लेकिन मैं 93 में मेरी 28 साल हो गई थी, तो मैं 93 में पेंशन आ गया। 93 में आप आ गए। तो मेरे को करीबन क्या एज थी आपकी? आपने जब ज्वाइन किया तब मेरी 18 साल थी। 18 साल। वैसे तो रियली मेरी 18 साल में 3 महीना कम थी। अच्छा। जन्म पत्री के हिसाब से, लेकिन मैं भर्ती हुआने दिन मैंने 18 साल दिखाई, क्योंकि पहले ऐसे था, आजकल तो 17 साल को ले लेते हैं शायद, और पहले 18 साल से कम नहीं लेते थे जी, और 21 साल से ऊपर को। तो पहले अनपढ़ आते थे, तो वो चाहे गांव में भेड़ चराते आओ, रेवड़ चराते आओ, यही आए हमारे। अभी तो आर्मी में एजुकेशन का भी अरे बहुत ही, क्यों आजकल तो हथियार ही आधुनिक आ गए, अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो अनपढ़ का तो कोई काम भी नहीं है दरअसल। और पहले अनपढ़ फौज थे ना, बा ईमानदार बहुत थी। मैं एक रघुरूटी का किस्सा सुनाता हूँ जी। हमारे टर्निंग के दौरान के माने टर्निंग एरिया के अंदर एक टीन शेड बना रखा था, तो एक टारगेट होते हैं ना जी, वो जिनके अंदर उनको काम में लेकर के शाम को उनमें रख देते हैं। तो एक जब्बर सिंह नाम का था, वो बिल्कुल अनपढ़ था वो। जी। तो उस्ताद बोला कि जब्बर सिंह, मैं इनकी चाबी भेज रहा हूँ, जी, तो इन टारगेटों को रख करके आना। परेड ग्राउंड की बात है जी। वो उस्ताद क्या है कि हथियार रखवा करके रिक्रूट तो बारी काम चले गया, और वो फैमिली मेंबर था, वो क्वार्टर में चला गया, मैंने भूल गया। वो पूरी रात बैठे हुए, देखो इतना ओबीडेंटली, जो कि सारे बारीकी ग्राउंड थे, वो पूरी रात वहाँ ही रहा कि उस्ताद आवेगा, चाबी ले आवेगा, जरा मैं जाऊँगा। अब साहब सुबह फालिन करया ने जना बोले, यार जब्बर सिंह को नहीं, 4 पाई इं पड़ी है, बोते बनाई उड़ी की। दर्शक बोले, यार वो तो भाग जो बगोड़ो जो। सूबेदार साहब को रिपोर्ट दे दी। जरा बोला, फिर हम परेड ग्राउंड में गया तो जब्बर सिंह वैसे वैसे वो खड़ा मिला। तब वो उस्ताद बोला, रहे जब्बर सिंह
मैं तो भूल गया, तू कम से कम हथियार थोड़ी दे, टारगेट दे, आ जाता करता। बोले साहब थे हुक्म दियो कि मैं नहीं आऊँ ना, चाबी जब तक आणू नहीं है। फिर है ना उसको बोला कि तू बारिक में जाओ, फ्रेश हो और दोबारा बाद में आना। तो ऐसे ईमानदार थे, ईमानदार थे, अपनी ड्यूटी के प्रति पूरे वफादार। जो हुक्म दे दिया वो दे दिया। आजकल तो पढ़ी लिखी फौज है, और एक बार अग्निवीर चाली है, इसके माने तो देखो गवर्नमेंट की क्या मैं उस पॉलिसी पे है। आने वाला था आपके पास में। अग्निवीर को किस तरीके से आप देखते हो कि आपका एक अलग टाइम था और आज एक देखो अलग ही ऐसा योजना चली है कि खैर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जी। उनकी पॉलिसी ये रही होगी भाई हमको रिजर्व फोर्स मिल जाए, लड़ाई में जरूरत हो तो सब हिंदुस्तान के घनकरे जवान ट्रेन शुदा हो जाए, जरूरत पड़ने के ऊपर हमको काम में लिया जा सके। कई देशों के अंदर चल रहा है जी। लेकिन मेरी मतलब मेरा आइडिया ये कहता है, आइडिया क्या, मैं सोच ये है कि देखो इसमें इंडिविजुअल जवान को घाटा है। क्यों? वो नौकरी दिमाग में यही रहेगी यार 4 साल होने वाली, जाना है मुझे। हाँ, बस कंटेक्ट एक का सा काम हो गया माइंड में। ये है अब 4 साल है, 6 महीना ट्रेनिंग हो जैसी, और 4 साल में वो 3-4 महीना छुट्टी काट ले सी, बिगन रही 3-1 साल बच्चा है। फर्स्ट पोस्टिंग आई, दोबारा है ना उसको घर भेज दे तो दिमाग में रहे। दूसरा वो हुक्म भी तोड़ देता है आजकल। मैंने कई बार ऐसे सुना है कि ड्यूटी पर खड़ा है जवान, रिलीव नहीं की तो वो राइफल छोड़ के आ जाता है लाइन में कि साहब मेरी 2 घंटा होगी, ड्यूटी बदली क्यों नहीं की। तो इसमें फोर्स कमजोर होती है, कि उसके अंदर है ना फोर्स कमजोर होती है, डिसिप्लिन खराब होता है, कमांडर को कमांड करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? मन मेरा जानू तो है ही, क्या हुक्म मैंने मैं मानने को नहीं। फौज का एक मेन सिस्टम यही है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे ख्याल से तो अरे जवानों को भी लॉस है और फौज को भी लॉस है। आपको मैंने देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, समझा हूँ मैंने, जब आपको देखा है, आप काफ़ी मतलब चाहे वो आपका निजी जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, आप पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं। पूरा एकदम एक बोलने का जो भी है, जो भी बात करने का, जो समाज में कुछ भी बात है, एकदम स्ट्रिक्ट नेचर मैंने आपका देखा है। देखो मैं शुरू से डिसिप्लिन में, फौज के अंदर भी डिसिप्लिन में रहा हूँ, और मैं यहाँ भी है ना बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखता हूँ। आज तक मेरे बच्चे पोते 5 होते हैं जी, बच्चे शाम के बाद में आउट नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि ये काम करना है, फ़ौरन काम करने नहीं। आजकल के बच्चे है ना इस कान से सुनते इस कान से निकल जाते हैं। मेरे बच्चे है ना 3 और 5 पोते हैं। मैं गेट पर बैठा रहता हूँ, सबसे पहले जाने से पहले कहाँ जा रहा है, कितनी बजे आएगा, उनके ध्यान में यही रहती है कि इतनी बजे जाना है, नहीं जाते हैं ना वो 4 बात पूछेंगे। इसलिए क्या है कि बच्चों को भी है ना दिमाग में हो जाता है कि भाई ये टाइम से जाना है, टाइम से आना है। मतलब दादो शाह का जो ऑर्डर है वो एकदम बिल्कुल वो भी मानते हैं साहब। अभी तक तो देखो बात की तो सही है। अब मैं पेंशन आने के बाद में 9 साल में सोनीपत कोई एक लिमिटेड कंपनी थी जी, उसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर लगा था। तो वहाँ पेंशन आते ही मैं सोचा मैं 46 साल की उम्र में आ गया। हाँ, अभी तो काफ़ी जीवन पड़ा है। हाँ, फिर 2 बच्चे भी कुंवारे थे। वीरेंद्र की तो शादी करी थी। फिर मैं वो आप ठाला बैठे रहेंगे तो मैं वहाँ 9 साल 9.5 साल नौकरी करके आया। फिर आने के बाद में मेरी 55 साल की उम्र हो गई थी। जब कुछ दिन वो फार्म संभाली जेडी सेठ का, जनार्दन मेरे खास ही आदमी हो, वो बोले दिलीप जी फार्म में संभालो, साइले 1 साल इन संभालो। फिर वो बोले बॉम्बे आ जाओ, वहाँ नहीं बेंगलोर। जरा मुझे यार 28 साल फौज में करी, 9-10 साल ठेक ली, मुझे जिंदगी भर को ठेको तो है को नहीं। सही बात। अब मुझे यार थोड़ा रेस्ट करेंगे मुझको, परिवार के तो साथ। बच्चे भी है ना सर्विस लग गया यार मुझको, ठीक है फिर ज़्यादा तो मैं तो आराम रेस्ट करता हूँ। थोड़ा घुटनों में तकलीफ है ज़्यादा, तो इसलिए फिरा डोली कम हो गए।
क्योंकि वो गेम सेम खेलने से क्या है कि घुटनों में थोड़ा गैप आ गया, तो इसलिए मैं चलता हूँ तो खटक खटक की आवाज़ आवे, तो इसलिए चलूँ ना, अति दूर में जाऊँ ना, बैठूँ पड़े। तो अब गांव में तो जाऊँ की करें, मेरे साथ के जोड़ीदार तो कोई है नहीं, बैठे किस। आर्मी में आपके साथ कोई और भी था चिराना से? चिराना का मेरी पलटन के मान है एक भर्ती हुआ था, यह भी रावणा का। अच्छा। तो बग 5 लड़का बड़े बड़े गिरवर सिंह आरटी में हो, और रिचपाल BSF में हो, गोविंद हो सिग्नल में आर्मी में, ईश्वर हो एक, वो मेरी पलटन में आयो। फिर जो नई यूनिटें रेंज हुई ना, वो दूसरी पलटन में चले गए, फिर अब बीकानेर है वो। चिराना से काफ़ी लोग जुड़े हुए थे आर्मी में, कुछ ध्यान में है कुछ नाम आपको? कौन कौन, मतलब आपके साथ नहीं, मतलब आपके अलावा, आपसे अलग? देखो पुराने तो बहुत हैं, गणकरे खत्म भी हो गए, और अब तो पुराने तो ये सुबदार चैन जी है, नरपत जी है ना, हाँ, अपने वह है, नारायण सिंह जी। नारायण सिंह है, आर्मड का है वो, और डाणिया में है। अब यहाँ तो लड़कों भी है, हमारे आलाद जी को बेटो सुबदार मेजर बन रहा है बागड़ा। अच्छा, वो आने वाला। अच्छा लगा हमें दिलीप सिंह जी सूबेदार जी से बात करके, और आपने भी इनके किस्से सुने, कैसे इनको प्रेरणा मिली, कैसे ये आर्मी में पहुंचे और क्या क्या उन्होंने सेवाएं दी, कुछ किस्से इन्होंने जो हमारे साथ में बताए। और आपने जो सेवा में, अपनी जो आर्मी में जो सेवा दी है, आपका मूल्य योगदान जो आपने दिया है, और आपकी जो ये सारी जो बातें, इनसे हर नागरिक को, हर युवक को, सभी को प्रेरणा मिलेगी। तो मैं पूरे आपनो चिरानो परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सारी चीज़ें आपने हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।